पहला नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत क्या, तो चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए। यानी कि जब चंपारण आंदोलन की समाप्ति हुई उस वक्त गांधी जी जो थे अपने मोतिहारी में जो उनका कार्यालय था उसको उसका कार्यभार जो है वो किसको सौंप के वापस लौट गए, तो किसका था, तो जनकधारी प्रसाद का। कौन थे भैया वो, जनकधारी प्रसाद। चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। के बाद जब महात्मा गांधी मोतिहारी से जाने लगे तो उन्होंने स्थानीय व्यवस्था और कार्यालय की जिम्मेदारी किन्हें सौंप कर चले गए, जनकधारी प्रसाद को सौंप के चले गए। जनकधारी प्रसाद जो थे वो मोतिहारी के प्रमुख वकील और सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के निकट क्या थे, सहयोगी थे। अब देख लेते हैं और सब ऑप्शन क्या है। और सब ऑप्शन है रामनवमी प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, तो ये कौन थे, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी और पटना के स्वतंत्रता सेनानी थे ये। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है श्याम नंदन सहाय, तो ये श्याम नंदन सहाय कौन थे, तो बिहार के प्रमुख समाज सेवी और शिक्षाविद थे। बिहार विश्वविद्यालय के निर्माण में इनका क्या था, अहम योगदान था। ब्रज किशोर प्रसाद, ये कौन थे, तो ब्रज किशोर प्रसाद जो थे वो जयप्रकाश नारायण के ससुर और बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन के वरिष्ठ नेता जिन्होंने गांधी जी के चंपारण आने के निमंत्रण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सभी लोग राजकुमार शुक्ल को जानते हैं कि गांधी जी को चंपारण आने के लिए किन्होंने निमंत्रण दिया था, तो क्या कहते हैं, राजकुमार शुक्ल का। सब लोग किसका याद रखते हैं कि राजकुमार शुक्ल ने इनको निमंत्रण दिया था, लेकिन इसमें अहम भूमिका किनकी थी, ब्रज बिहारी प्रसाद की भी भूमिका थी इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी। यानी कि पटना में जो अनुशीलन अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित की थी, तो क्या होगा, सचिदानाथ सन्याल ने। कौन, सचिंद्रनाथ सन्याल ने इसकी स्थापना की थी। अब क्या था भैया, तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने 1913 में, कब की थी, 1913 में ईस्वी में पटना में, ठीक है, अनुशीलन समिति की शाखा का स्थापना किया। किसका, अनुशीलन समिति की शाखा का, एक शाखा अनुशीलन समिति की शाखा क्या कहते हैं, स्थापना की। उद्देश्य इसका क्या था, अनुशीलन समिति की शाखा का भैया, उद्देश्य था बिहार के युवाओं में क्रांतिकारी विचारों का प्रसार करना और उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना। ठीक है, पटना शाखा का संचालन करने में बंकिम चंद्र मित्र यानी बीएन कॉलेज के छात्र ने भूमिका निभाई। अब और सब देख लेते, विकल्प क्या है, भूपेंद्र नाथ दत्त है, ये कौन थे, विवेकानंद के भाई जिन्होंने बंगाल में युगांतर पत्रिका संपादन किया। इन्होंने क्या किया था, बंगाल में क्या किया था भैया, युगांतर पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, ये दिमाग में रखिए। खुदीराम बोस, इन्होंने क्या किया था, 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में शहीद क्रांतिकारी। ये इन्होंने क्या किया था, 1908 में क्या किया था, मुजफ्फरपुर बम कांड। किस पे हमला किया था, किस अंग्रेज पे, तो किंग, पूछता है प्रश्न, किंग्स फोर्ड पर जानलेवा हमला किया। इनमें इन्हें फांसी दे दी गई। सचिदानंद सिन्हा, ये कौन थे, आधुनिक बिहार के निर्माता और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी सदस्य। इनको क्या कहा जाता है भैया, सचिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता, ये याद रखिएगा, आधुनिक बिहार के निर्माता किसे कहा जाता है, तो सचिदानंद सिन्हा को। और ये क्या थे, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी क्या थे, सदस्य थे। ठीक है, ये सब दिमाग में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी। यानी कि सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा है फ्लैट में कि जो बिहार में है वो प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी,
तो ये हुई थी 1891 में, बी ऑप्शन। ठीक है, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय बांकीपुर विद्यालय उच्च विद्यालय या अघोर कामनी बालिका विद्यालय 1891 ईस्वी में किसने किया था भैया? ये नाम तो होगा ना जिसने किया होगा, तो ये इनका नाम था श्रीमती, क्या थे? अघोर कामनी देवी। अघोर कामनी देवी ने इसका स्थापना किया था। ये प्रकाश चंद्र की पत्नी थी, ठीक है, द्वारा पटना में स्थापित किया गया था। ठीक है, कहां स्थापित किया गया था? पटना में। महत्व क्या था? तो ये बिहार में स्त्री शिक्षा के विकास की दिशा में क्या थी? पहला क्रांतिकारी कदम माना जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी नीतीश कुमार महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हैं, बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान देता है बिहार का गवर्नमेंट। इस दृष्टिकोण से आपको ये दिमाग में रखना होगा कि बिहार के प्रथम बालिका विद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 1891 में। और किन्होंने किया? तो अघोर कामनी देवी ने किया। कहाँ किया? तो पटना में किया। चलिए, 1888 से कुछ कहानियां जुड़ी हुई हैं। तो हाँ, इस वर्ष इलाहाबाद में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का फोर्थ अधिवेशन हुआ था 1888 में। अध्यक्ष कौन थे इसका? जॉर्ज यूल। ठीक है, 1909 क्या था? तो 1909 तो सबको याद है भैया। 1909 में क्या हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, इसी में, और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इसी में क्या आया था? पृथक निर्वाचन। क्या? पृथक निर्वाचन का व्यवस्था। 1903 भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशों का दौर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, बंगाल के किस शासक के काल में पुर्तगालियों ने सबसे पहले बंगाल में प्रवेश किया? यानी बंगाल के किस शासक के काल में, कौन सा ऐसा शासक का काल था जिस समय पुर्तगालियों ने सबसे पहले बंगाल में क्या किया? प्रवेश किया। तो कौन था भैया? तो ये थे अलाउद्दीन हुसैन शाह। कौन थे? अलाउद्दीन हुसैन शाह। यानी कि पुर्तगाल सबसे पहले अलाउद्दीन हुसैन शाह के कार्यकाल में कब प्रवेश किए? तो 1493 से 1519 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। ठीक, और के शासन काल में बंगाल में समुद्री व्यापारी क्षेत्र, यानी समुद्री व्यापारी क्षेत्र क्या था वहां पर उसमें? बंगाल का चटगांव या हुगली कह सकते हैं अभी के, में प्रवेश किया। व्यापारी कोठी। आगे चलकर हुसैन शाह के पुत्र नुसरत शाह तथा महमूद शाह के समय पुर्तगालियों ने क्या किया? चटगांव और सतगांव में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। चटगांव और कहां पे? चटगांव और सतगांव में। ठीक है, अब देख लेते हैं और सी। अलाउद्दीन अली शाह कौन थे? तो ये इलियास शाही वंश के पूर्व बंगाल के शासक थे। नुसरत शाह कौन थे? अभी हमने चर्चा किया। तो नुसरत शाह हुसैन शाह के पुत्र थे, जिसने पुर्तगालियों को व्यापारिक रियायतें बढ़ाई तथा बड़ा सोना मस्जिद बनवाई। हैदर शाह कौन थे? कश्मीर के ये शासक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? यानी गौतम बुद्ध को एक देवता का जो स्थान था वो किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ये बौद्ध धर्म के को लेके चले थे, बौद्ध धर्म को इन्होंने स्थापना की थी। लेकिन जाहिर सा बात है, इनके धर्म से ब्राह्मणों के सत्ता को क्या हो रही थी? खतरा हो रही थी कि भैया ठीक है, जिससे ब्राह्मणों को या जिससे हिंदू का खतरा हो, ब्राह्मणों ने क्या किया? इन्हें ही देवता बना दिया। ठीक है, चलिए, तो पांचवा क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? कनिष्क। कनिष्क के शासन काल में बुद्ध को देवता का स्थान क्या किया गया? दे दी गया। और कनिष्क के काल में क्या हुआ था? फोर्थ, ये याद रखिएगा भैया, फोर्थ बौद्ध संगीति हो गई थी। बौद्ध में कनिष्क के काल में फोर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, और ये किसके किसके शासक, किसके काल में हुई थी? तो कुषाण शासक कनिष्क के काल में। कौन शासक? कुषाण शासक थे ये कनिष्क। ठीक है, काल में कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की थी। और कहा चौथी बौद्ध संगीति हुई थी? तो कश्मीर में। कश्मीर में कहा? तो कुंडल वन। ठीक है, कुंडल वन में हुआ था। ठीक है, महायान का शाखा का उदय यहीं पर हीनयान और महायान में क्या होगा? बौद्ध संगीति बट गया। हीनयान और महायान में, यही बौद्ध चौथी बौद्ध संगीति में दो भागों में क्या हुआ? बौद्ध धर्म बट गया, हीनयान और महायान। ठीक है,
दो भाग में बट गया। महायान संप्रदाय ने बौद्ध को ईश्वर देवता मानकर उनकी मूर्तियों का पूजा किया, और महायान क्या किया, थोड़ा सा परिवर्तन किया धर्म में, इसने इन्हें देवता माना, इनकी मूर्ति पूजा स्टार्ट कर दी, यानी हिंदू धर्म के सापेक्ष आ गया, और इसने बौद्ध धर्म की जो एकदम बेसिक जो उनका नियम कानून था उसका पालन किया हीनयान ने। ठीक है, अब देखते हैं अशोक। तो अशोक के काल में कौन रहता है, अशोक के काल में थर्ड बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, तीसरा ये भी याद रखिएगा, इसमें संरक्षण बौद्ध को केवल एक महागुरु शासक में, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक विक्रमादित्य जिसके समय फाहियान भारत आया था, ये भी चंद्रगुप्त है जिसके समय क्या आया था, फाहियान आया था। ठीक है, हर्षवर्धन, ये हर्षवर्धन क्या था, ये अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, अंतिम हिंदू सम्राट। पूछ देता है अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, तो हर्षवर्धन, जिसने कन्नौज के धार्मिक सभा और प्रयाग में महामोक्ष परिषद का बुलाता था। साल में एक बार ये हर्षवर्धन क्या करता था, प्रयागराज में मोक्ष परिषद बुलाता, वहां सारा धन दौलत दान में दे देता था, और बहन के हाथ से एक वस्त्र लेके और राजा की और अपने दरबार में आता था। हर साल ऐसे ही वो करता था, इतना बड़ा दानी था ये हर्षवर्धन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की क्या है, सूचना देता है। कौन सा अभिलेख है भैया, तो बोगोज कोई, ये बोगोज कोई जो है ईरान से भारत में आर्यों के आने की क्या है, सूचना देता है। एशिया माइनर, एशिया माइनर किसको बोलते थे, तुर्की या ईरान क्षेत्र को से प्राप्त लगभग 1400 ईसा पूर्व में लगभग 1400 बीसी का यह अभिलेख आर्यों के पूर्व की ओर भारत की ओर आगमन का क्या है, प्रमाण देता है। इस अभिलेख में 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है, और इस क्या कहता है, इस अभिलेख में क्या किसमें मिलता है, तो भगोज को, यानी कि इस अभिलेख में 4 देवताओं का क्या है, उल्लेख मिलता है। कौन कौन देवता भैया, तो इंद्र मित्र वरुण और नासत्य, ये 4 देवताओं का जिक्र मिलता है भगोज कोई में। नासत्य मतलब अश्विन। मानसेहरा क्या है भैया, इसको देख ले। मानसेहरा तो पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित अशोक का शिलालेख है। ये क्या है, एक अशोक का एक शिलालेख जिसमें वो अपना संविधान और अपना धर्म और अनुशासन लिखवाता था। और ये कौन लिपि में था, तो खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ था। ठीक है, तो मानसेहरा कहाँ है, अशोक का शिलालेख था और पाकिस्तान में है, और इस कौन सी लिपि में है, तो खरोष्टी लिपि में। शहबाजगढ़ी, शहबाजगढ़ी क्या है, पाकिस्तान के पेशावर में स्थित अशोक का शिलालेख है। ये भी क्या है, ये अशोक का ही शिलालेख है, और इसे भी खरोष्टी लिपि में ही लिखा गया है। जूनागढ़, जूनागढ़ क्या है, गुजरात में स्थित रुद्रदामन का संस्कृत अभिलेख है। लेकिन ये क्या है, जूनागढ़, जूनागढ़ जो है ये रुद्रदामन का क्या है, रुद्रदामन का एक संस्कृत क्या है, संस्कृत अभिलेख है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। और इसमें किस चीज का चर्चा है, पूछ देता है कि जूनागढ़ के रुद्रनामक के संस्कृत अभिलेख में किसकी चर्चा है, तो सुदर्शन झील की। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल, क्या, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद में प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया, वे कौन थे जिन्होंने भैया 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद से हिंदू मुस्लिम एकता पर क्या किया, भाषण दिया। तो वो कौन थे भैया, स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, कौन थे, स्वामी स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा आप। मुख्य तत्व देख लेते हैं इसके क्या बातें हैं और है। तो ये 1919 की बात कर रहा है, तो 19 में क्या हुआ था बता दें आपको कि 1919 में ही क्या था, 1919 में
रोलेट एक्ट 1919 रोलेट एक्ट के विरोध में दौरान दिल्ली में सत्याग्रह को नेतृत्व स्वामी सहजानंद आर्य समाज के नेता कर रहे थे। तो किसका विरोध हो रहा था? तो रोलेट एक्ट का विरोध हो रहा था, इसलिए एकता जरूरी था इसका विरोध के लिए। सांप्रदायिक सौहार्द के लिए उन्होंने क्या किया? 4 अप्रैल 1919 को उन्होंने दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद में से के मिंबर यानी मंच से हजारों हिंदुओं और मुसलमानों को संबोधित किया और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। ठीक है, अब थोड़ा देख ले महात्मा गांधी, यानी कि ये जो एकता की बात की थी किसके लिए? तो रोलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन छेड़ने के लिए। महात्मा गांधी क्या थे? सत्याग्रह सभा के संस्थापक थे, जिन्होंने रोलेट एक्ट सत्याग्रह का देशव्यापी आह्वान किया। महामन मालवीय कौन थे? तो ये मदन मोहन मालवीय बीएचयू के संस्थापक और हिंदू महासभा के नेता। ये क्या है? बीएचयू के क्या है? संस्थापक। मदन मोहन मालवीय बीएचयू के संस्थापक और हिंदू समाज के नेता। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी। देखिए लाला लाजपत राय को क्या बोलते हैं? पंजाब केसरी, यानी इनको क्या बोलते हैं? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को, जिन्होंने 1928 में, कब? 1928 में साइमन कमीशन के 1928 में साइमन कमीशन के क्या? साइमन कमीशन के विरोध के दौरान क्या हुआ था इनके साथ? विरोध के दौरान प्राण गंवा दिए थे। अंग्रेजों ने डंडे मार मार दिए थे सर पे, जिसके कारण की जान चली गई थी और शहीद हो गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? यानी कि कांग्रेस को कहा गया था, किसी ने कहा था कि कांग्रेस का जो सम्मेलन हो रहा है ये शिक्षित भारतीयों का वार्षिक क्या है? राष्ट्रीय मेला है एक प्रकार का। ये किसने कहा था? तो इसने ये कहा था आपको लाला लाजपत राय ने। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। इन्होंने एक आलोचना किया था। क्यों? लाला लाजपत राय किस प्रकार के नेता थे? ये गरम दल के नेता थे, और इन्होंने कहा था कि लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की प्रारंभिक उदारवादी कार्यशैली पर व्यंग करते हुए इसे शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला का संज्ञान दिया था। और उन्होंने कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज और सेल्फी वॉल भी कहा था। ये भी पूछ देगा कि किसने कहा था भैया वार्षिक मेला, और अगर ये भी पूछ देगा कि सेफ्टी वॉल किसने कहा था, सेफ्टी वॉल भी इन्होंने कहा था। ठीक है, चलिए गोपाल कृष्ण गोखले को थोड़ा सा देख लेते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहा जाता है। ठीक है, भारत के सेवक समाज के संस्थापक, भारत सेवक समाज के बाल गंगाधर तिलक इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन को वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राने से तुलना की थी। और पूछ देगा कि किसने कांग्रेस को कहा था कि वर्ष में एक बार मेढक की तरह क्या टर्राने से तुलना की थी। यानी कि किसने कहा था कि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राती है ये कांग्रेस पार्टी? ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने, बिपिन चंद्र पाल, ये सब गरम दल के नेता थे। इन्होंने कांग्रेस की याचना नीति को भिक्षावृत्ति की राजनीति कहा था। पूछ देगा कि किसने भिक्षावृत्ति की राजनीति कहा था कांग्रेस को? किसने? तो बिपिन चंद्र पाल ने। भिक्षावृत्ति की राजनीति किसने कहा? बिपिन चंद्र पाल ने। बाल गंगाधर तिलक ने कहा वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राने से कुछ नहीं होगा। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु। लाला लाजपत राय शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला। कांग्रेस को कहा सेफ्टी वॉल भी कहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समाजवादी कार्यकर्ता ने गांधी जी को नमक सत्याग्रह के आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रखने को के लिए मनाया?
यानी इन्होंने क्या कहा कि नमक सत्याग्रह के आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रखने के लिए मनाया। यानी इन्होंने, वो कौन था जो गांधी जी को राय दिया कि केवल पुरुषों से नमक सत्याग्रह का आंदोलन सफल नहीं होगा, इसमें महिलाओं को भी जोड़ना होगा, क्योंकि नमक क्या है, नमक जो है वो किचन से जुड़ा हुआ चीज है, वो खाद्य पदार्थ से जुड़ा हुआ चीज है, भोजन से जुड़ा हुआ चीज है। भोजन अगर किसी भी खाने सब्जी में नमक न रहे तो टेस्ट ही बिगड़ जाता है। और खाना बनाती कौन है, महिलाएं बनाती हैं। तो जो नमक किचन से जुड़ा हुआ है और उस किचन में महिलाओं का दबदबा रहता है, और महिलाओं को ही अगर इस आंदोलन से दूर रखा जाएगा तो वो फीलिंग नहीं आ पाएगी। इसके महिलाओं को जोड़ना अनिवार्य है। ये किसने ये राय दिया था, तो ये राय दी थी भैया कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। जाहिर सी बात है, नमक बात है तो एक महिला का फीलिंग समझ सकती है। महिला भागीदारी 1930 में कब दांडी मार्च हुआ था, तो 1930 में दांडी मार्च, ठीक है, जिसको नमक सत्याग्रह के कहा था। समय गांधी जी प्रारंभ में महिलाओं को अग्रिम पंक्ति में शामिल करने के पक्ष में नहीं थे। यानी गांधी चाहते थे कि अग्रिम पंक्ति में महिलाएं शामिल न हो। प्रसिद्ध कांग्रेसी समाज सेवी नेता और ऑल इंडिया वुमेन्स कांग्रेस के संस्थापिका, अगर पूछ देगा कि ऑल इंडिया ऑल इंडिया वुमेन ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की संस्थापिका कौन है, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है, ने गांधी जी के आग्रह किया कि उन्होंने सत्याग्रह में महिलाओं को शामिल करने के लिए राजी किया। चलिए अब और सब देखते हैं ऑप्शन। सरोजनी नायडू, धरासना नमक कारखाने पर हुए ऐतिहासिक सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाली नेता। ठीक है, पूछ देगा धरासना नमक कारखाने का किसने नेतृत्व किया था, तो सरोजनी नायडू थे। मांतगिनी हाजरा, बंगाल की गांधी बूढ़ी, 68 वर्ष की आयु में भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद। अब समझिए कि 68 वर्ष की आयु में किसमें, भारत छोड़ो आंदोलन में क्या हुई थी ये, शहीद हुई थी। अब समझ जाइए आजादी की कितनी लत थी ये। 68 वर्ष की आयु में भारत छोड़ो में क्या शहीद हो गई है। गांधी बूढ़ी, बंगाल की गांधी बूढ़ी इन्हें कहा जाता है। बंगाल की क्या कहा था इन्हें, गांधी बूढ़ी। ठीक है, कौन, मांतगिनी हजारा। मिठूबेन पेटिट, गुजरात के नमक सत्याग्रह में जुड़ी प्रमुख महिला आंदोलनकारी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समाज सुधारों में से किसने महाराष्ट्र में 1866 ईस्वी में, कब, महाराष्ट्र में 1866 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए संस्था की शुरुआत की। यानी किसने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था की शुरुआत की, कब, 1866 ईस्वी में। तो कौन थे, तो ये थे विष्णु शास्त्री पंडित। विष्णु शास्त्री पंडित ने कब, 1865 से 1866 ईस्वी में महाराष्ट्र में पुनर्विवाह उत्तेजन मंडल की स्थापना की। इन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मराठी अनुवादों के माध्यम से महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन को क्या किया, लोकप्रिय बनाया, और स्वयं एक विधवा से क्या की, विवाह किया। जाहिर सी बात है, समाज में अगर कोई क्रांति लाने रहते हैं, सिंपल सा बात है कि अगर किसी को आप मना कीजिएगा कि भैया आप गुड़ मत खाओ, तो आप गुड़ खाने से मना कीजिएगा, अगर खुद गुड़ खाइएगा तो किसी को छुड़ा पाइएगा नहीं। तो खुद गुड़ खाना छोड़ना होगा, तभी जाके किसी को आप कह सकते हैं कि तुम गुड़ मत खाओ। वैसे ही जब इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए क्या बढ़ावा देने के लिए एक संस्था की शुरुआत की, तो सबसे पहले इन्होंने क्या की, विधवा से ही विवाह किया इन्होंने, ताकि समाज में क्या है, सकारात्मक संदेश जा सके। चलिए, बाल गंगाधर तिलक आ गए, ये केसरी मराठा पत्रों के संपादक है। अगर बाल गंगाधर किस किस पत्रों के संपादक है, तो पूछ देगा तो क्या लिखिएगा, केसरी और मराठा। तो केसरी और मराठा पत्रों के क्या है, ये संपादक है। गणपति और शिवाजी उत्सव के आयोजक, ये जो गणपति बनता है इसके आयोजक कौन है, तो गणपति और शिवाजी उत्सव इसके क्या थे, ये संस्थापक थे, आयोजक है ये ज्योतिबा फुल्ले। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना। 1873 में क्या की उन्होंने, सत्य शोधक समाज की
स्थापना की उन्होंने, ठीक है। और गुलामगिरी पुस्तक भी लिखी। पूछ देगा कि गुलामगिरी पुस्तक किसकी है, गुलाम गिरी पुस्तक किसकी है भैया, तो ये है ज्योतिबा फुल्ले की। पंडित रामाबाई क्या 1889 में, 1889 में इन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। शारदा सदन की स्थापना किसने की, तो पंडिता रामाबाई ने, विधवाओं और अनाथों के लिए आश्रम। इसी के साथ 10 क्वेश्चन का सेट समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।